नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर सुल्तान की बात करने वाले हैं, गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का शासक 1286 से 1287 तक। एक ऐसा दौर जब सल्तनत हिल रही थी। हमारे पास जो जानकारी है वो उसके दौर की काफी परतें खोलती है। तो आज इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मंगोलों का खतरा, अंदरूनी झगड़े, इन सब के बीच बलबन ने कैसे सुल्तान की पावर को फिर से जमाया। और ये जो उसकी सोच थी डर पर आधारित राज करने की, वो क्या थी? एक गुलाम से इतना बेरहम सुल्तान बनने तक का सफर है ना, सोचने वाली बात। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसके बिल्कुल शुरू के दिनों से। इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था और वो धीरे धीरे तरक्की करके तुर्कान-ए-चहलगानी का हिस्सा बन गया। ये 40 तुर्की सरदारों का ग्रुप था ना? हाँ बिल्कुल। और ये ग्रुप इल्तुतमिश के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। मतलब सुल्तान तो बस नाम के लिए थे। अच्छा। यहीं देखिए एक मजेदार बात है। बलबन इसी चालीसा के दम पर ऊपर आया। लेकिन जैसे ही वो सुल्तान बना, हाँ, सबसे पहले उसने इसी ग्रुप की कमर तोड़ी। अपने ही साथियों की। हाँ। नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में वो नायब था, मतलब असली पावर उसी के हाथ में थी। उलोग खां की उपाधि मिली थी। उसी वक्त उसका एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान उससे टकराव हुआ। शायद इसी वजह से उसके मन में ये बात बैठ गई कि तुर्की नस्ल ही सबसे ऊपर है। और मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी जैसे जो भी उसके रास्ते में आया उसे उसने हटाया, बड़ी बेरहमी से। सत्ता के लिए जरूरी समझा होगा उसने। बिल्कुल, क्योंकि चालीसा एक खतरा बन चुका था सुल्तान के लिए। तो ठीक है, उसने रास्ता साफ कर लिया, लेकिन फिर सुल्तान बनकर अपनी गद्दी को पक्का कैसे किया? वो तो खुद गुलाम था पहले। हाँ, यही उसका वो राजत्व का सिद्धांत काम आया। दो बड़ी बातें कही उसने। एक, नियाबत खुदाई, मतलब मैं खुदा का नायब हूं, उसका प्रतिनिधि। और दूसरा, जिल्ले इलाही, ईश्वर की परछाई। अच्छा, मतलब सीधा कनेक्शन भगवान से। हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत को सीधे डिवाइन सैंक्शन दिलवाना। और उसका मानना था कि राजा का डर यही अच्छे शासन की बुनियाद है। डर होना चाहिए। डर ही बुनियाद है, लेकिन इसमें वो बात फिर अटकती है कि वो खुद गुलाम था। बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा विरोधाभास है। गुलाम होने के बावजूद उसने जोर दिया कि वो तो ऊंचे तुर्की खानदान का है। यहां तक दावा किया कि वो ईरान का जो महान नायक था अफरासियाब, उसका वंशज है। फिर दोसी के शाहनामा का हवाला दिया। अरे वाह, मतलब कहानी गढ़ ली पूरी। हाँ, ये दिखाता है कि लेजिटिमेसी के लिए, मतलब शासन को सही ठहराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। आपको ऊंचा खानदान भी दिखाना पड़ता था, भले ही वो सच ना हो। और इसी सोच के कारण वो आम लोगों से, खासकर गैर तुर्कों से नफरत करता था। उन्हें बड़े ओहदों से दूर रखा। अच्छा, गैर तुर्कों के लिए कोई जगह नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही चीज बाद में खिलजी क्रांति का एक कारण बनी। और दरबार में वो ईरानी रस्में, सिजदा, पैबोज। सिजदा यानी जुकर साहब करना, पैबोज यानी सुल्तान के पैर चूमना, और नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया। ये सब रुतबा बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, सुल्तान को आम अमीरों से भी बहुत ऊंचा दिखाने के लिए, एक दूरी बनाने के लिए। प्रशासनिक तौर पर देखें तो उसने सेना पर बहुत ध्यान दिया। दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसे अरीज़े मुमालिक के अंडर मजबूत किया। मकसद साफ था, एक ताकतवर, वफादार सेंट्रल आर्मी, मंगोलों से लड़ने के लिए और अंदर के दुश्मनों के लिए भी। और साथ ही एक कमाल की जासूसी व्यवस्था बनाई, बरीद। बरीद? हाँ, जासूस, ताकि अमीरों पर नजर रखी जा सके। वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब पुरानी नोबेल्टी से पावर छीनकर सुल्तान के हाथ में लाने के तरीके थे। और दिल्ली के आसपास जो मेवाती वगैरह सिर उठा रहे थे, उनसे भी सख्ती से निपटा। हाँ, बहुत सख्ती से। लौह और रक्त की नीति कहते हैं उसे। अंदरूनी शांति के लिए कोई नरमी नहीं। लेकिन बाहर का खतरा तो बड़ा था, मंगोल। मंगोल एक स्थायी सिरदर्द थे। बलबन ने समझदारी दिखाई। उसने साम्राज्य फैलाने की नहीं सोची। उसने सीमाओं को मजबूत किया, पुराने किले ठीक कराए, नए बनवाए, अच्छे कमांडर तैनात किए, थोड़ी डिप्लोमेसी भी की। हलाकू खान के पोते के दूत भी दिल्ली आए थे। लेकिन उसकी क्रूरता की भी बहुत बातें होती हैं। बंगाल वाला किस्सा क्या था? वो तुगरिल बेग का विद्रोह था। बंगाल का गवर्नर था तुगरिल, उसने बगावत कर दी। बलबन ने उससे कुचलने में जो क्रूरता दिखाई वो भयानक थी। क्या किया था उसने? विद्रोहियों को पकड़कर रखनौती, बंगाल की राजधानी के बाजार में सरेआम सूली पर चढ़वा दिया, लाइन से। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरी सल्तनत को कि देखो, सुल्तान के खिलाफ गए तो ये हश्र होगा।
बाप रे, मतलब डर को चरम पर ले गया वो। बिल्कुल। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या डर से ही हमेशा राज चलता है, और उसकी कीमत क्या होती है। फिर उसकी मौत हुई 1286 में। दिल्ली में मेहरौली में उसका मकबरा है, दारुल अमन में। कहते हैं भारत में पहली सही मेहराब वहीं बनी है। हाँ, आर्किटेक्चर के लिहाज से वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इतनी पकड़ के बाद उसका खानदान क्यों बिखर गया इतनी जल्दी? क्योंकि बलबन की जो नीतियां थी वो दो धारी तलवार थी। उसने तुर्की अमीरों को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी मौत के बाद कोई मजबूत नेता बचा ही नहीं जो सल्तनत को संभाल पाता। उसका पोता कैकुबाद, फिर परपोता क्यूमर्स बहुत कमजोर थे, और ऊपर से जो उसने गैर तुर्कों को दुश्मन बनाया था, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोग नाराज थे। इसी खालीपन और नाराजगी का फायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी? वो तो उसका ही ऑफिसर था शायद। हाँ, वो बलबन का ही आरिज़े मुमालिक रह चुका था। उसने 1290 में आखिरी गुलाम सुल्तान को हटाकर खिलजी वंश शुरू किया। इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि अब सत्ता खानदान या नस्ल पर नहीं, सीधी ताकत पर आधारित थी। तो मतलब बलबन ने सल्तनत को जोड़ा तो सही, सुल्तान की इज्जत वापस दिलाई, एक ढांचा खड़ा किया, लेकिन जिस तरह से किया, वो सख्ती, वो सिर्फ तुर्कों पर भरोसा, वही उसके खानदान के खात्मे का कारण बन गया। बिल्कुल, उसने सल्तनत को स्थिर किया, पर उसकी कीमत शायद उसके अपने वंश को चुकानी पड़ी। तो ये सोचने वाली बात है आखिर में। हाँ, और यही सवाल है कि बलबन ने ये तो दिखा दिया कि एक सेंट्रलाइज्ड, डर पर आधारित सत्ता कितनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था जो समाज के बड़े हिस्से को बाहर रखती हो, शक से देखती हो और सिर्फ एक आदमी की मर्जी और बेरहमी पर टिकी हो, क्या वो कभी लंबे समय तक टिक सकती है? ये सवाल हमें अलाउद्दीन खिलजी जैसे बाद के सुल्तानों को समझने में मदद करता है। उन्होंने बलबन की नींव पर ही इमारत बनाई, पर शायद कुछ अलग सबक सीखकर।